जी अस्सलाम वालेकुम। हम कैफ 9 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 के जितने भी अभी तक पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो टॉपिक टेस्ट हुए हुए हैं, हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे क्या कर सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। पहला जो पोर्शन हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है कि आपके जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन सी बॉडी बनाती है एंड क्या प्रोसीजर है उसके बनने का। एंड जो दूसरा पोर्शन जो है इस हमारी आज की डिस्कशन का, वो हमने डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसमें हमने 3-4 टर्म्स को भी डिस्कस करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है जो एक ऑडिटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। इंटरनेशनली एक बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो क्या करती है, आपके प्रॉपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हैं, उसको क्या कर रही होती है, हेड कर रही होती है। उसके साथ ऑलमोस्ट कोई आपके 175 मेंबर्स हैं और 130 कंट्री से ज़्यादा जो ओवरऑल आपकी क्या है, बॉडीज उसकी मेंबर हैं। एंड ये जो इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट चार बोर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग या आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। या आपको इनमें से कुछ भी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कुछ भी पॉइंट आपके पेपर में आने वाला नहीं है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि आपको आइडिया हो कि जो आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं ऑडिट करने में, वो बनते किस तरह से हैं। इसमें से एक पॉइंट है कि वो आपको याद करना चाहिए कि पेपर में जो आ सकता है, जब एक न्यू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनता है तो उस केस में आपकी क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, एंड किस तरह से एक ड्राफ्ट बनता है एंड कब वो एक फाइनल अप्रूव्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनता है। 4 स्टेप हैं। पहले क्या होता है कि वो एक एरिया क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। जब वो उसके ऊपर सारी रिसर्च कर लेते हैं, डिटेल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं। एंड जो जितनी भी उनके मेंबर बॉडीज हैं, जैसे कि आई कैप आपकी क्या होगी, आईफैक की मेंबर बॉडी होगी। सिमिलरली आपका जो आईसीएमएपी है, आपका जो पाकिस्तान के कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का जो बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, वो क्या होगी, मेंबर होगी आपकी आईफैक की। सिमिलरली जो पिप्पा है आपका, वो भी क्या होगी, आपकी बॉडी होगी आईफैक की। हर कंट्री की जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, जो अकाउंटिंग जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो क्या होंगे, आपके आईफैक की बॉडीज होंगी। वो क्या करते हैं, अपने सारे की सारी जो बॉडीज हैं उनको क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो उनको कहते हैं कि ये हमने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है, ये हमारी सबसे जो हमारे मुताबिक हमारे अकॉर्डिंगली जो बेस्ट नॉलेज एंड जो प्रैक्टिस हो सकती है, हमने इसमें इंक्लूड की है। अगर आप इस पर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं या आप इसमें कोई अमेंडमेंट्स प्रपोज करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो हर बॉडी जैसे कि वो क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट क्या करेंगे, आईकैप को सेंड करेंगे एंड आईकैप फर्दर उस ड्राफ्ट को आगे अपने मेंबर्स को क्या करेगा, सेंड करेगा, जिसके ऊपर आपके एफसीएज एसीएज क्या करेंगे, कमेंट्स देंगे, अमेंडमेंट्स देंगे। बड़ी फार्म्स के जो पार्टनर्स होंगे क्या करेंगे, उसमें सजेशन दे सकते हैं। तो आईकैप उन सारे कमेंट्स को, अमेंडमेंट्स को कंक्लूड करेगा एंड फिर वो आईकैप अपने लेटर हेड पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके उसको आईफैक को थ्रू ईमेल करेगा, जिस तरह भी ईमेल उनको फॉरवर्ड करेगा। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स को, प्रपोजल्स को कंसिडर करेगा और जो उसे लगता है कि हाँ जी ये चीज़ हमें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, इसमें अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए, वो उसको अमेंड कर देंगे। जैसे ही वो प्रॉपर सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, वो क्या कर देंगे, आपके उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को पब्लिश कर देंगे और साथ में एक डेट भी बता देंगे। लेट्स सपोज अगर आज एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश हो रहा है, तो साथ में एक डेट बता देंगे कि ये जो स्टैंडर्ड है ये आपका अप्लाई होगा 2021 से। तो तब से वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का बोर्ड है, जो आपके ऑडिटेड रिलेटेड एरियाज को देखता है, उसने आपके कुछ 5 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की क्या की हुई हैं, पब्लिश किए हुए हैं। हमारे सिलेबस में जो है एरिया है, वो जस्ट क्या है,
पहला एरिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो भी उसमें से कोई 8-10 स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो सेकंड पोर्शन हमारी इस वीडियो के जो हमने डिस्कशन करनी है वो है कि ISA 200, हम अपना पहला स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग का 200, ये जिसमें बताता है कि एक ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कि ऑडिटर का हमने जब पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना होता है ताकि वो क्या कर सके, उस पर अपना ओपिनियन दे सके। ओपिनियन में वो क्या बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हमने रीजनेबल एश्योरेंस भी पढ़ी हुई है कि ये क्या होती है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे किस चीज के बारे में, अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसने क्या करना है, ये एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही, और वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो क्या करे, अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि क्या वो जो भी रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो भी रेलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। तो फिर वो क्या करे, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द ISAs। अब ISAs की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कम्युनिकेशन की, हम वो चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट किस तरह से देनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें बतानी है और क्या चीज़ें आपने नहीं बतानी। इसके अलावा ISA 200 आपके ऑडिटर से कुछ चीज़ें रिक्वायर करता है। वो कहता है कि आपको जो ऑडिटर है उसने इन इन चीज़ों का ख्याल करना है, उसने इन इन चीज़ों को अप्लाई करना है। ये 5 जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली क्या रिक्वायरमेंट ISA 200 की, द ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑल ISAs रेलेवेंट टू द ऑडिट। मतलब ये हुआ कि उसने जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सारों की साथ में क्या करनी है, कंप्लायंस करनी है। जो जो बात ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर ने वो बात क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, उस बात का क्या करना है, ख्याल करना है। कंप्लाई विद ऑल रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे कि ऑडिटर से एथिकल क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसका ऑडिटर ने क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है। प्लान एंड परफॉर्म विद ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक ऑडिटर के अंदर। ये टर्म का क्या मीनिंग है हम डिस्कस करते हैं। अगर हम आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें, हम इसको कह सकते हैं कि ISA 200 कहता है कि ऑडिटर ने हर चीज को देखकर अपने माइंड में क्वेश्चन लेकर आने का, ये क्यों है, कैसे है और कहां से आई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैलेंस शीट देखता हूँ, बैलेंस शीट में आ रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ जी आपने ये प्रॉपर्टी क्यों परचेज की हुई है, प्लांट मशीनरी क्यों परचेज की हुई है। तो वो कहते हैं कि जी हमने ये हमारा जो बिजनेस की नेचर है उसके लिए, ऑपरेशंस के लिए मशीनरी कंपलसरी जो हमने परचेज की हुई है, ये इस टाइप की हमारे पास मशीनरी है। उनसे मैं पूछता हूँ, हाँ जी आपने ये कहाँ कहाँ से परचेज किया है, किसकी कितनी कॉस्ट है, किसकी कितनी कॉस्ट है, कौन सी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कौन सी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। मतलब ये है कि आपने डिटेल में उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपने अपनी जजमेंट को बीच में इन्वॉल्व करना है कि क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है। फिर वो कहते हैं कि ऑडिटर ने क्या करना है, एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा एक स्टेप होता है रिस्क असेसमेंट का, और हम जब कर रहे होते हैं प्लानिंग तभी हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी रिस्क को भी असेस कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन से एरिया में मेरा रिस्क ज़्यादा है प्लानिंग स्टेज पे, और कौन से एरिया में मेरा रिस्क क्या है, कम है। प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने कौन से एरिया पे किस अपने क्लाइंट को, अपने किस रिसोर्स को क्या करना है, डिप्यूट करना है, एंड कौन से एरिया पे कितने एक्सपीरियंस अपने रिसोर्स को क्या करना है, मैंने डिप्यूट करना है। फिर वो कहता है कि टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जी हमारा जो ओपिनियन बेस कर रहा होता है वो एविडेंस पर बेस कर रहा होता है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो ऑडिटर का एविडेंस होना चाहिए वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि जो ओपिनियन दे रहा होता है, जो वो अपनी रिपोर्ट में एक बता रहा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई, वो उस पर बेस कर सकें। अब जो उसने टर्म यूज़ किए हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है,
प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है, एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स ए क्वेश्चनिंग माइंड। आपने बात बात पे उनसे क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। और फिर कहता है कि बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और एरर। आप जब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि नॉर्मल कोर्स के अंदर इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, इस चीज़ को वैसे होना चाहिए। अगर आप जब ऑडिट कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं डिटेल में, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है कि ये आप कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी कोर्स से हटकर हो रही है, तो आप फिर अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ जी, मैं इसको ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में टेस्ट करूँ। आप फिर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ देंगे, जनाब ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे क्यों हो रही है। आपने क्या करनी है, अपने ऑडिट एविडेंस की क्या करनी है, क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। कि अगर आपको एक, आप कहते हैं जी आपने ये परचेज की है मशीनरी एक 1 मिलियन रुपीज़ की, मुझे इसकी इनवॉइस दिखाएं। वो आपको इनवॉइस लाकर देता है, तो आपने सारा कुछ असेस करना है कि क्या ये फेक इनवॉइस है, ओरिजिनल इनवॉइस है, कि एक्चुअली में परचेज की भी है कि नहीं की। आप फिर क्या करेंगे, जाकर फिजिकली उस मशीन को, उस एसेट को क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। जो भी आपका एविडेंस वो प्रोवाइड करते हैं, आपने क्या करनी है, उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करनी है, ताकि जो उसकी क्वालिटी है वो उस पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। फिर आती है प्रोफेशनल जजमेंट। ये आपकी क्या होती है, रेलेवेंट टेक्निकल जो आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका जो नॉलेज होता है, उसकी बेस पर आप क्या कर रहे होते हो, जजमेंट कर रहे होते हो। अब देखिए आपने क्या किया होता है, आप एफआर 2 में आपने पढ़े होंगे IFRS 16, आपने पढ़ा होगा IS 36, आपने पढ़ी होगी IS 37, IS 38, आपने IS 2 पढ़ा हुआ है, आपने IS 16 पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पर इन्वॉल्व होती है। लेट सपोज आपने एक मशीनरी देखी है, लेट एक बिजनेस की नेचर है, आपको पता है कि मशीनरी की जो नॉर्मल यूजफुल लाइफ है इस इंडस्ट्री के अंदर, या जो नॉर्मल रेट जो यूजर होता है डेप्रिसिएशन का, वो 10% यूज हो रहा होता है, या 12% यूज हो रहा होता है, 15% यूज हो रहा होता है। तो आप अपनी जजमेंट की बेस पर सर्च कर सकते हैं कि हाँ जी, अगर बाकी इंडस्ट्री में इस रेट पर वो हो रहा होता है, रेट यूज हो रहा होता है, तो आपकी जो ये कंपनी है, ये बिजनेस है, इसमें भी उन्होंने यही रेट क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। फिर क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसमें हम दो चीजें आती हैं, एक होती है एविडेंस की क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। आपने दोनों चीजों का ख्याल करना है कि ना कि ये हो कि आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एविडेंस इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन जो क्वालिटी है उसकी वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। दूसरी आपकी ये है कि आपने जो एविडेंस लिया है बहुत थोड़ा लिया है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर है। तो आपने दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है कि उसकी क्वालिटी भी हो और साथ साथ क्वांटिटी भी हो, ताकि आप जो अपना ओपिनियन दे रहे हो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो उसको सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ जी, आपका जो ओपिनियन है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। जो ये वाला टॉपिक है, स्कोप ऑफ इंटरम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये ज़्यादा डिटेल में है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है F9 का, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके आई कैप के पास पेपर्स को, जिनमें से जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 में से आए हुए हैं, हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।